दोस्तों स्वागत है आप सभी का आर्मी लवर नीरज आरएल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की 18 अगस्त की एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, जिसके सभी प्रश्न जीके जीएस और करंट के मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल @RL Exam CBT 1 पर उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। बात करें पहले प्रश्न की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई। यह 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अस्तित्व में आया, जिसने अनुच्छेद 338 में संशोधन किया और एक नया अनुच्छेद 338A जोड़ा। इस संशोधन के माध्यम से पहले के संयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग आयोगों में विभाजित किया गया है। तो आपसे अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 338। बात करें अगले प्रश्न की, हु लीड द मुंडा रेबेलियन इन इंडिया? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यह विद्रोह सन 1899 से 1900 के बीच हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में, और इसे उल गुलान यानी महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है। यही प्रश्न 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था कि उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो बिरसा मुंडा से है। और बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति को एकजुट करके ब्रिटिश शासन और बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना था। बात करें अगले प्रश्न की, इन 2025 विच इंडियन बैट्समैन क्रॉस्ड द माइलस्टोन ऑफ 9000 रन इन T20 क्रिकेट? 2025 में T20 क्रिकेट में 9000 रन का आंकड़ा किस भारतीय बल्लेबाज ने पार किया है? 2025 में जो T20 क्रिकेट है, इसमें विराट कोहली ने 9000 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते हुए हासिल की। 27 मई 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में कोहली ने 24वां रन बनाते ही यह मील का पत्थर पार किया। अगला प्रश्न, 2025 पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित हैं? और एक प्रश्न और आया था कि 2025 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता अनुराधती भट्टाचार्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो वैसे तो जो पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा, उससे संबंधित ऑप्शन आए थे, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और त्रिपुरा। तो प्रतिष्ठित शिक्षाविद और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के प्रथम एवं संस्थापक कुलपति प्रोफेसर अरुणोदय शाह को सोमवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान दिया था। प्रोफेसर अरुणोदय शाह को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये त्रिपुरा विश्वविद्यालय के प्रथम एवं संस्थापक कुलपति थे। तो इनका क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना था। वैसे ही इनका जन्म स्थान तो अरुणाचल था, लेकिन कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से त्रिपुरा सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, अकॉर्डिंग टू द गैस एंड डस्ट नेब्यूलर थ्योरी बाय विच प्रोसेस वाज द सोलर सिस्टम फॉर्म्ड? गैस एवं धूलकणीय सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ था? तो ये हुआ था निहारिका प्रक्रिया, जिसे नेबुलर प्रोसेस कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण, जिसे नेबुलर परिघटना भी कहा जाता है, 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल, जिसे निहारिका कहते हैं, के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने से हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, IPS तथा अन्य सभी अखिल भारतीय सेवाओं को एक साथ एकीकृत किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को 1947 में स्वतंत्रता के बाद
और भारतीय सिविल सेवा यानी ICS और इंपीरियल पुलिस के स्थान पर स्थापित किए गए थे। ये दोनों सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं और इनका गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। तो इसमें दोनों प्रश्न आए थे, 1947 वाला भी और 1951 वाला भी। तो कब एकीकृत किए गए? तो 1951 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत 1951 में स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। ऑन मई 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हम सभी जानते हैं कि जो भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम क्या है? VR गवई। पूरा नाम क्या है? तो भूषण रामकृष्ण गवई हैं। इन्हें 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर? आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी तक आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। बात करें अगले प्रश्न की। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? पंचायत में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया। हालांकि कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में यह आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में ये आरक्षण कितना हो गया है? 50%। अगला प्रश्न, इन द वैदिक पीरियड व्हाट इज मेनली डिस्क्राइब्ड इन द 4 वेदास? वैदिक काल में बनाए गए चारों वेदों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो वैदिक काल में 4 वेद बनाए गए थे। इनमें मुख्यतः मंत्रों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इनमें मंत्र, स्रोत, यज्ञ, विधि और प्रार्थना प्रमुख रूप से शामिल हैं। बात करें अगले प्रश्न की। वाई आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेनली एस्टेब्लिश्ड? तो मुख्यतः वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये क्यों बनाए जाते हैं? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, खनन और उद्योग के लिए। तो आप इसमें से आराम से ऑप्शन को क्लिक कर सकते थे कि पर्यटन को बढ़ावा देना हो सकता है, कृषि उत्पादन बढ़ाना। अब वन्य जीव अभ्यारण्य में कृषि उत्पादन थोड़ी बढ़ाएंगे, और खनन और उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वाई इज रोड ट्रांसपोर्ट कंसिडर्ड मोर यूजफुल कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट? रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से, आरामदायक यात्रा के लिए, अधिक गति के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए। आप कहीं कोई पहाड़ी पर शहर बसा हुआ है तो वहाँ आप ट्रेन से थोड़ी जा सकते हैं, तो इसके लिए दूर दराज क्षेत्रों तक कनेक्शन के लिए रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी माना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। फराजी आंदोलन क्यों हुआ था? क्या कारण था फराजी आंदोलन का? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए, जमींदारों के अत्याचार और सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, या फिर किसानों को संगठित करने के लिए? तो फराजी आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में बंगाल में हुई, पूर्वी बंगाल में। मुख्य उद्देश्य था धार्मिक सुधार व सामाजिक न्याय। यह आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1818 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और मुस्लिम किसानों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना था।
बात करें अगले प्रश्न की, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द पावर ऑफ पार्लियामेंट रिस्टोर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को बहाल किया गया था? तो ये संविधान संशोधन हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1971। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संशोधन ने संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट रूप से स्थापित किया, जिसमें यह भी शामिल है कि संसद किसी भी प्रावधान को बदल सकती है, हटा सकती है या फिर कम कर सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण का सुझाव है ये वित्त आयोग के द्वारा दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन का जो सुझाव है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन द्वारा लिया जाता है। वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है जो हर 5 साल में गठित होता है और केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय विश्वविद्यालयों पर अंग्रेजों के समय में कब प्रतिबंध लगाए गए थे? अंग्रेजों ने भारतीय विश्वविद्यालय पर 1904 में प्रतिबंध लगाया। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया, जिसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को मजबूत किया था। बात करें अगले प्रश्न की, 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 वैज्ञानिकों के नाम दिए गए थे। आपको बताना था 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग या मैक्स प्लांक? तो 1925 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स का विकास किया, जो क्वांटम मैकेनिक्स का पहला संपूर्ण और व्यवस्थित गणितीय रूप था। बात करें अगले प्रश्न की, ये वही प्रश्न है, 1925 के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो हाइजेनबर्ग ने 1925 में मैट्रिक्स यांत्रिकी का विकास किया, जो क्वांटम यांत्रिकी का पहला औपचारिक गणितीय ढांचा था। उसी वर्ष वॉन और जॉर्डन ने हाइजेनबर्ग के काम को आगे बढ़ाया और क्वांटम यांत्रिकी का पहला पूर्ण सूत्रीकरण विकसित किया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस करते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर कट करना हो किसी भी टेक्स्ट को तो Ctrl+X प्रेस करेंगे तो वह पैराग्राफ या वीडियो कट हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिस्प्यूट ऑफ इंडिया इज़ विद विच कंट्री? LAC है विवाद भारत और किस देश के बीच है? भारत और चीन के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण 1962 के युद्ध के बाद हुआ था। 1993 में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें LAC को मान्यता दी गई और इसे कानूनी दर्जा दिया गया। तो ये LAC अस्तित्व में कब आई? 1962 के युद्ध के बाद, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। फिर 1993 में दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत LAC को कानूनी दर्जा दिया गया था। बात करें अगले प्रश्न की, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक वाज द फर्स्ट टू रिसीव अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन इन 1991? 1991 में उदारीकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा था? तो ये था HFDC बैंक।
1991 की उदारीकरण नीतियों ने स्वायत्तता बढ़ाकर और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर भारत के बैंकिंग परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। HDFC बैंक इन ऐतिहासिक सुधारों के बाद भारत में स्थापित होने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक था, जिसमें 1995 में परिचालन शुरू किया। बात करें अगले प्रश्न की। मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जानते हैं, के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो हमें पता है कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। यह भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। बात करें अगले प्रश्न की। नेशनल सोलर मिशन क्या है? राष्ट्रीय सौर मिशन वर्ष 2010 में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता बनाना है। राष्ट्रीय सौर मिशन को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा जाता है। इसे 2010 में भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के हिस्से के रूप में शुरू किया था। बात करें अगले प्रश्न की। संविधान का 129वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 है, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। यह विधेयक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ एक चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करता है। संसद ने हाल ही में पेश किया गया 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। बाकी जल में घुलनशील विटामिन तो बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन हैं और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील हैं। बात करें अगले प्रश्न की। विच पिगमेंट इज फाउंड इन स्पिनच? पालक, जिसे स्पिनच कहा जाता है, कौन सा वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है? तो पालक में क्लोरोफिल पाया जाता है। पालक का जो हरा रंग है क्लोरोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। बात करें अगले प्रश्न की। NPWD, जिसका पूरा नाम न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन डिसआर्ममेंट है, इस संधि या बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि की तीसरी बैठक 3 से 7 मार्च 2025 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई थी। बात करें अगले प्रश्न की। अंडर विच आर्टिकल डज द हाई कोर्ट इशू रिट्स? हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिटें जारी करता है? तो हम सब पढ़ते हैं कि संविधान में 5 प्रकार की रिटें हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत इन 5 रिटों को जारी कर सकता है और प्रत्येक राज्य का जो हाई कोर्ट है 226वें अनुच्छेद के तहत रिटें जारी कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन संरक्षण हेतु ये रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें से कोई भी रिट जारी करवाने का इच्छुक व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर कर उपयुक्त रिट जारी करने का अनुरोध कर सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मणिपुर की आधिकारिक भाषा या तो ऑप्शन में मणिपुरी मिला होगा या फिर मैतेई मिला होगा। मणिपुर की आधिकारिक भाषा मणिपुरी है। इसे 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं।
बात करें पेरिस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने करी? तो इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी ने मिलकर। एआई एक्शन समिट 2025 पेरिस के ग्रांड पैले में 10 और 11 फरवरी को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से की थी। दोस्तों, ये थे 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए संपूर्ण प्रश्न।